पूर्वया ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चुनाव आयोग के दौरे की, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे को लेकर बिहार में है। दौरे के दूसरे दिन चुनाव आयोग की टीम मुजफ्फरपुर में चुनावी तैयारियों पर चर्चा कर रही है। नसीम जैदी बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे और 5वें चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी और नोडल पदाधिकारी भी शामिल हैं। बताया कि बैठक के बाद नसीम जैदी आयुक्त कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं रविवार को चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है। तो पटना में मुख्य चुनाव आयोग का दौरा, चुनाव आयोग की टीम दौरा कर रही है। दूसरा दिन है आज चुनाव आयोग की टीम के दौरे का और आज चौथे और 5वें चरण की तैयारियों को लेकर चर्चा और बैठक की जा रही है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और मुजफ्फरपुर में आपको बता दें कि बिहार दौरा है, ये आज दूसरा दिन है और आज मुजफ्फरपुर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुजफ्फरपुर में बातचीत कर रहे हैं। तो रविवार को सियासी दल के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और आज मुजफ्फरपुर में बैठकों का दौर चल रहा है, जहां पर बिहार चुनाव में चौथे और 5वें चरण की तैयारियों को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। बता दें आपको कि दौरे का दूसरा दिन है आज और दूसरे दिन चुनाव आयोग की टीम मुजफ्फरपुर में इस वक्त मौजूद है, चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा कर रही है। नसीम जैदी बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे और 5वें चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी और नोडल पदाधिकारी शामिल हैं। बताया कि बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी कार्यालय सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुजफ्फरपुर में पहुंची है टीम और चुनाव आयोग की ये टीम इस वक्त मुजफ्फरपुर में बैठक भी कर रही है। आगे बढ़ते खबरों में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान में एनडीए के भारी समर्थन मिलने का दावा किया है। पटना में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने कहा कि एनडीए को पहले चरण में 32 से 34 जबकि दूसरे चरण में 22 से 24 सीटें मिलेंगी। साथ ही अमित शाह ने तीनों चरणों में भी एनडीए के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही अमित शाह ने लालू नीतीश पर भी तंज किया। आरक्षण पर भी उन्होंने अपनी बात कही। शाह ने सफाई देते हुए आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा कि बीजेपी आरक्षण के मौजूदा स्वरूप के समर्थन में है। पहले 2 चरण में जो मतदान हुआ है उसमें दोनों चरण के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के पास से एनडीए के सभी साथियों के पास जो रिपोर्ट आई है उसका नोट एक्सचेंज करने के बाद हमारा अनुमान बना है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही विजयी होने जा रहे हैं। जो ध्यान आकृष्ट करने वाली बात आई है, युवा, महिला, किसान और गरीब, ये चारों तबकों ने इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के लिए भारी मतदान किया है और मैं मानता हूं कि यही मूलतः भारतीय जनता पार्टी के विजय का कारण है। पूरे चुनाव अभियान में एनडीए की ओर से विकास का मुद्दा हमने मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया है और कुल मिलाकर असेसमेंट लगाए तो एनडीए का टोटल प्रचार विकास पर केंद्रित हुआ है। जो गठबंधन महागठबंधन के नाम से बना है वो बिहार की जनता भली भांति जानती है कि स्वार्थ प्रेरित गठबंधन है। नीतीश जी ने लगभग 20 साल तक
लालू जी का और लालू जी के शासन को जंगल राज कहकर इसका विरोध किया। आज केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों इकट्ठा आए। लालू जी और नीतीश जी दोनों आजीवन बचपन से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते रहे। लोहिया जी, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की गैर कांग्रेसवाद की थियोरी को आगे बढ़ाकर उसी में पले, उसी में बड़े राजनीतिक कैरियर बनाया। आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो कांग्रेस के साथ भी आए हैं। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता जंगल राज 2 कतई नहीं चाहती। विशेषकर अति पिछड़े, दलित और महादलित, उनके लिए 15 साल का जंगल राज का शासन, लालू जी का शासन दुस्वप्न की तरह है। वो फिर से नहीं चाहते कि उसी प्रकार का आतंक ये पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर, महादलितों पर हो। तो उसके कारण एक बहुत बड़ा उत्साह अति पिछड़ों में, दलितों में और महादलितों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का समर्थन नहीं करती है। संविधान ने दलित, आदिवासी और पिछड़े अति पिछड़ों को जो अधिकार दिया है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश सिर्फ झूठ बोलकर इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। जो पहले कहा था आज भी इस बात पर कायम है। पहले कभी नहीं कहा था उन्होंने कि आरक्षण खत्म करना चाहिए। ये तो लालू यादव, नीतीश कुमार, जिनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ये जानबूझकर आरक्षण और बाकी के मुद्दों को उछाल रहे हैं, जबकि आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। और आरक्षण पर बीजेपी की सफाई पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। लालू ने बीजेपी से सवाल किया है कि वो एमएस गोलवरकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स को कब जलाएगी। सब बीजेपी के गुरु हैं गोलवरकर, तो किताब को जलाओ। उसी में लिखा हुआ है। पहले ये तय करें अमित शाह, तय करें मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी कि गोलवरकर ने जो लिखा है इनके गुरु, उस एजेंडा को ही लागू करना चाहते हैं, आरक्षण दलितों का, पिछड़ों का। और दूसरी बात उसमें खतरनाक है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई नेता, दलित नेता या दलित आवे अनाउंस करके, तो अपर कास्ट के लोगों का प्रतिकार खदेड़ना जरूरी है। तो बंच ऑफ थॉट में जो है वो किताब, आप बोल रहे हो कि नहीं अभी हम नहीं लागू करेंगे, जो देखा है ये गिरगिट की तरह रात चाल बदलते रहता। वो किताब को जलाने का डेट तय करो। बंच ऑफ थॉट है, वो किताब कब जलाओगे, तस्वीर सहित है। और इतना ही नहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बीजेपी के धुआंधार प्रचार अभियान पर भी चुटकी ली है। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं लालू। अब इस सबका हवा निकल गया भाजपा का। अब फिल्मी कलाकार हेमा मालिनी को बुला रहा है। हेमा मालिनी आके वोट दिवा देगी इनको। अब इस सबका हवा निकल गया भाजपा का। अब फिल्मी कलाकार हेमा मालिनी को बुला रहा है। हेमा मालिनी आके वोट दिवा देगी इनको। आरक्षण पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि देश में अभी पिछड़ों का विकास नहीं हुआ है, ऐसे में आरक्षण खत्म होने का सवाल ही नहीं होता। आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। रही बात मोहन भागवत जी का, तो मोहन भागवत जी के बात को निगेटिव लोग प्रचार किया। 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था पार्लियामेंट में कि हम जब आरक्षण दे रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं, तो पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि कौन बढ़ा कौन घटा, और यदि किसको घटने की इजाज़त है, जिसमें कमी हो रही है, उसको और संसाधन देकर के आगे बढ़ावेंगे, आरक्षण को और पुख्ता करेंगे। सेंटीमेंट उनका वो था, आरक्षण के विरोध में नहीं थे। आरक्षण मामले पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि जब तक पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी देश के पीएम है, तब तक कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। जब तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा है, तब तक कोई माई का लाल आरक्षण को न इधर कर सकता है न उधर कर सकता है। आरक्षण है, रहेगा।
इधर जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है, इसीलिए आरक्षण मुद्दे पर अब लगातार सफाई दे रही है। इस बात का प्रमाण है कि उनको पता चल गया है कि बिहार का चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार के चुनाव में उनकी जो हार है, उस हार को देखते हुए अपनी बात को वो बदल रहे हैं। लेकिन आप जितना भी बात बदलें वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव में यहाँ के लोगों का मन बन गया है। आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है उसको लोग जान गए हैं, तो इसलिए समय समय पर बयान बदलने से कुछ नहीं होता। खबर है कटिहार से, जहां पर कटिहार में गौरीपुर गांव में नहाने के दौरान महानंदा नदी में एक किशोरी डूब गई। घटना के बाद ग्रामीण नदी में डूबी किशोरी की तलाश करने लगे। तो खबर कटिहार से, जहां पर कटिहार में गौरीपुर गांव में नहाने के दौरान महानंदा नदी में एक लड़की के डूबने की खबर है। घटना के बाद ग्रामीण नदी में डूबी हुई लड़की की अब तलाश कर रहे हैं। तो खबर कटिहार से, जहां पर कटिहार में महानंदा नदी में एक लड़की डूब गई है, जिसके बाद से गांव वाले अब लगातार नदी में डूबी हुई लड़की की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई खोज खबर लड़की की नहीं मिल पा रही है। बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर नालंदा में गौरीपुर गांव में बता दें आपको कि कटिहार की खबर है, माफ कीजिएगा, कटिहार के गौरीपुर गांव की खबर है, जहां पर नहाने के दौरान महानंदा नदी में एक लड़की डूब गई है, जिसके बाद से अब गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। गांव के लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद से लगातार अब लड़की को खोजने की कोशिश की जा रही है। राजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता कटिहार से जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव, क्या लड़की के बारे में कुछ जानकारी और हाथ लग पा रही है? क्या लड़की मिल पाई है? जी नहीं, अब तक ग्रामीणों के द्वारा तलाश की जा रही है। नदी में जाल डाला जा रहा है, जाल डालकर काफी तलाश सुबह से ही जारी है, लेकिन किशोरी अब तक का शव बरामद नहीं हो पाया है। राजीव, क्या कोई गोताखोर पहुंचा है वहां पर? जिला प्रशासन को सूचना दी गई है, गोताखोर का इंतजार किया जा रहा है। तब तक ग्रामीणों के द्वारा नाव के द्वारा जाल फैलाकर डाला जा रहा है नदी में, और नदी से तलाश की जा रही है मृतिका के शव का। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कटिहार से खबर, जहां पर गौरीपुर गांव में नहाने के दौरान महानंदा नदी में एक लड़की डूब गई। घटना के बाद से ही लगातार जो गांव वाले हैं वो लड़की की तलाश में जुटे हुए हैं, जाल फेंक कर कोशिश कर रहे हैं कि लड़की को बरामद किया जाए, लेकिन अब तक लड़की को बरामद नहीं किया गया है। वहीं जिला प्रशासन को खबर किए जाने के बावजूद अब तक कोई भी गोताखोर नहीं पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर अगली सासाराम से है, जहां पर सासाराम के एएसपी अभियान आमिर सोहेल गोलीकांड मामले में नया खुलासा हुआ है। रोहतास एएसपी के मुताबिक आमिर सोहेल को जो गोली लगी, आपको बता दें कि एएसपी आमिर सोहेल को गोली लगी है, और रोहतास के जो एसपी हैं वो ये बात बता रहे हैं उनके सर्विस रिवॉल्वर से ये गोली उनको लगी है। एएसपी का वाराणसी में इलाज चल रहा है, जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एएसपी आमिर सोहेल के पैर में ये गोली लगी है। इससे पहले खबर आई थी कि महादेव गांव के पास चेकिंग के दौरान अपराधियों ने एएसपी को गोली मारी है। वारदात को अंजाम देने वाले पत्थर माफिया बताए जा रहे थे। घायल एएसपी को पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उनको बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया, जहां पर उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन बड़ी खबर ये इसमें है कि इसमें एक नया मोड़ आ गया है इस पूरे मामले में, और हमारे साथ इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ सासाराम संवाददाता अमरजीत हमसे जुड़े हैं। अमरजीत, क्या कह रहे हैं रोहतास एसपी अब? जी, हमारी जब अभी प्रेस वार्ता के माध्यम से एसपी ने जानकारी दी कि जो कल जो रात में जो घटना घटी थी, वो जो अभियान एसपी हैं उनके सर्विस से जो रिवॉल्वर है उससे मिसफायर के दौरान उनके पैरों में गोली लगी, जिसमें दो गोली लगी, जिसमें एक स्थानीय अस्पताल में सासाराम में ही उनका गोली निकाल दिया गया, और दूसरा जो फंसी थी उसको बनारस बेहतर इलाज के लिए रात में ही उनको रेफर यहाँ से करके बनारस भेज दिया गया। जो थी तो अमरजीत, इस मामले में बड़ा खुलासा ऐसे कह सकते हैं, और अब इसको लेकर आगे भी छानबीन की जानी है इस पूरे मामले में। एएसपी की अगर हम बात कर ले तो एएसपी की हालत स्थिर बताई जा रही है, वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं आमिर सोहेल। क्या उनकी ओर से भी कोई जानकारी साझा की गई है? जी बिल्कुल, उनसे बात नहीं हो पाई है। स्थानीय जो मीडिया कर्मी ने जो भी बात हुई है
यहाँ के रोहतास एसपी से बात हुई है और उन्हीं के द्वारा से जो जानकारी मिली है हम लोगों को कि जो भी गोली लगी उनके पैरों में मिस फायरिंग के दौरान उनके सर्विस रिवॉल्वर से लग गई, तो उसी दौरान उनको 2 पैरों में गोली लग गई। यही सब सारी घटनाओं को उन्होंने बताया कि मामला कहीं माफिया या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, उनके सर्विस रिवॉल्वर से ही गोली लेकिन लगी। क्या इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं अमरजीत कि उस वक्त वहां पर अपराधी मौजूद थे? जी नहीं, उनको साफ तौर पे कहा कि सर्विस रिवॉल्वर से ही लगी और जो है जांच की बात बताए हैं कि और इस मामले में जांच की जाएगी जिससे कि और स्पष्ट होगा कि जो गोली है वो कैसे कि पूरी घटना क्या थी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरजीत आपका। और अब खबर अगली दानापुर से है, जहां पर दानापुर में NH 30 पर ट्रैक्टर से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई है। घटना मनेर थाने के माधोपुर की है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है, हंगामा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर दानापुर से, अब जहां पर दानापुर में NH 30 को लोगों ने जाम कर दिया है। ट्रैक्टर से कुचलकर एक शख्स की मौत के बाद लोग अब हंगामा कर रहे हैं। मनेर थाने के माधोपुर की ये घटना बताई जा रही है। इश्तियाक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। इश्तियाक, लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है इस घटना के बाद से, क्या जिला प्रशासन की ओर से या पुलिस की ओर से वहां पर कोई पहुंचा है लोगों को शांत कराने के लिए? जी बिल्कुल, बता दें अहले सुबह की एक घटना है जिस वक्त साइकिल से अपने घर के लिए निकले थे मजदूर, उनको ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। आक्रोशित ग्रामीण ट्रैक्टर को भी रोक लेते हैं और ड्राइवर फरार हो जाता है। उसके बाद लोग सड़क जाम कर देते हैं। घंटों बाद पुलिस पहुंचती है। पुलिस से काफी लोगों की नाराजगी दिखती है और अब तक सड़क जाम कर बॉडी को रखकर सड़क जाम किए हुए हैं। वरीय पदाधिकारी को बुलाने की लगातार मांग कर रहे हैं ताकि आए दिन जो सड़क दुर्घटना से मौत होती है उससे उन्हें निजात मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इश्तियाक आपका। तो दानापुर में NH 30 पर सड़क हादसे में ट्रैक्टर से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश दिख रहा है। और अगली खबर अब धनबाद से है, जहां पर धनबाद में निरसा केचनडी इलाके में आयरन फैक्ट्री बॉयलर फटने से 6 मजदूर जख्मी हो गए हैं। सभी जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो निरसा के कंचनडी की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर बॉयलर फटने की वजह से मजदूर जख्मी हो गए हैं। धनबाद की खबर है, धनबाद में निरसा कंचनडी इलाके में यह हादसा हुआ है आयरन फैक्ट्री में, जहां पर आयरन फैक्ट्री में बॉयलर फट गया और इससे 6 मजदूर जख्मी हो गए हैं।